नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रोषिता। तो हर रोज अखबारों की सुर्खियों में हम तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों की हेडलाइंस बनी रहती है, लेकिन उनके हेडलाइंस बनने के पीछे का असल मुद्दा क्या है, असल खबर क्या है, उस पर विश्लेषण करते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा करते हैं और असल खबर को जानने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ग्वालियर से राकेश पाठक जी और वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी भोपाल से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, आपसे शुरू करना चाहूंगी। कल जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने बैठक ली, 8 दल के नेता उसमें शामिल हुए और अब ये कहना है कि अब दिल और दिल्ली की दूरी मिटाई जाएगी। कैसे देखते हैं आप इसे? में बड़ा फर्क रहता है। अगर आप दिल और दिल्ली की दूरी की बात करें तो दिल्ली के 4 कदम दूर बैठे हुए किसानों से बात नहीं कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री कहते हैं एक फोन कॉल की दूरी पर हैं हम, लेकिन वो फोन कॉल आज तक फोन नहीं लगा। बिल्कुल। जहां तक कश्मीर का प्रश्न है, कश्मीर को लेकर सरकार की नीति बड़ी उलझी हुई है। एकदम स्पष्ट ही नहीं होता कि सरकार चाहती क्या है। 370 को लेकर, अनुच्छेद 370 को लेकर जो भाव शेष भारत में है, उसको लेकर अगर कल के इस पहलकदमी को देखा जाए कल की, तो ये उलटबांसी जैसा हो रहा है। जिन लोगों को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जेलों में डाल दिया गया, नजरबंद कर दिया गया कश्मीर में, जिन्हें देश के गृह मंत्री गुपकार गैंग कहते थे, 17 नवंबर 2020 का ट्वीट है अमित शाह जी का जी। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिन्हें आप गैंग कहते हैं, गैंग तो अपराधियों के होते हैं सामान्य तौर पर, उनके साथ आप बात कर रहे हैं जी। तो ये जो उल्टे बांस बरेली लगने जैसी बात हो रही है। और उसके बाद क्या करने जा रहे हैं, अगर आप हेडलाइंस पर ही, चूंकि हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं प्रीशिता, तो अगर आप हेडलाइन दैनिक भास्कर नाम के एक अखबार की देखें, वो कह रहा है अनुच्छेद 371 बन सकता है घाटी में विश्वास बहाली का फॉर्मूला। बिल्कुल यही तो उस वक्त लोग कह रहे थे कि 371 तो, और कम से कम कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी कम से कम 11 प्रदेश देश में ऐसे हैं जिनमें धारा अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष दर्जा कई राज्यों को मिला हुआ है जी। जैसे आप कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, नागालैंड में आज भी नहीं खरीद सकते, गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं जहां नहीं खरीद सकते, बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश है वहां नहीं खरीद सकते। तो पहली बात यह है कि सरकार को उस वक्त भी ये बातचीत करना चाहिए थी कश्मीरी अवाम से, कश्मीर के लोगों से। जो बात कल हुई है, मैं इसका स्वागत करता हूं। तमाम सारी उलटबांसियों के बावजूद, तमाम सारे सरकार के अपने कहे से सोशल मीडिया की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन विवश होकर करना पड़ रहा है कि जिस तरह लिखा जा रहा है कि थूक कर चाट रही है सरकार, बिल्कुल, ये मेरा मुहावरा नहीं है, न मैं ऐसे मुहावरे इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैं तो सरकार की इस पहल का स्वागत कर रहा हूं। संवाद ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा औजार है, सबसे माकूल औजार है। तो क्या ये संवाद, ये परिचर्चा, ये विमर्श अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले कश्मीर के लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था? अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कश्मीर को समझना है, कश्मीर की समस्या का हल करना है। तो इंसानियत, कश्मीरियत के बिना, जमहूरियत, 3 चीजों के बिना इसे हल नहीं किया जा सकता। जमहूरियत यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी यही कहती है कि लोगों से बात कीजिए। बिल्कुल। जो प्रभावित होने वाले लोग हैं उनसे आपने बात नहीं की, अपना फैसला थोप दिया। और अगर ये 371 के रूप में एक नए पैकेज में, मतलब वही पुराना माल नई पैकिंग में, नए डिब्बे में आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे? जो सरकार तालिबान से बात कर रही है, वहां बैठकर अरब देशों की किसी दफ्तर में, किसी इमारत में बैठकर तालिबान से बातचीत कर रही है, वो कश्मीर के लोगों से बात क्यों नहीं कर रही थी? अब 2 साल बाद कर रहे हैं। यही काम समय से करना चाहिए था। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। जी प्रेषिता। लेकिन राकेश जी, ये चुनाव से पहले की तैयारियां समझ में आ रही है? निश्चित तौर पर देखिए, कश्मीर में विधानसभा भंग है, इतने दिनों से वहां कोई जनप्रतिनिधित्व नहीं है, लोगों की नुमाइंदगी नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए वहां का प्रशासन चल रहा है। तो लोकतंत्र में बहुत लंबे समय तक बिना चुनी हुई सरकारों के किसी राज्य को संचालित नहीं किया जा सकता। चुनाव तो जरूरत है लोकतंत्र की, लेकिन एक बाधा है उसमें। जो विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन देश भर में होना है, वो 2026 में होना है। बिल्कुल। मोदी सरकार विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन अभी करना चाहती है इस चुनाव से पहले। उसके पीछे मंशा जम्मू और कश्मीर को, घाटी को और जम्मू को। हम सब जानते हैं कि जम्मू में हिंदू बहुल
जनसंख्या है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा प्रभाव अधिक है, तो वे चाहते हैं कि वो दोनों का जो कद है या तो बराबर हो जाए या जम्मू का कद उससे बड़ा हो जाए, बिल्कुल, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के आधार पर, इत्यादि इत्यादि। बिल्कुल। और जिस तरह से लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया, तो ये पूरी मंशा है तो चुनाव के लिए, लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव भी नजर में है, क्योंकि हमारे जो हिंदी हार्टलैंड है, हमारा जो हिंदी भारत है, काऊ बेल्ट जिसको कहते हैं, गौ पट्टी जो है, उसके मानस में मुसलमान, पाकिस्तान, कश्मीर, ये अंदर ऐसे बैठे हुए हैं कि ये हॉटकेक बन जाते हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए। तो चुनाव से पहले ये भी कवायद की जाएगी। इसके पीछे कश्मीर का चुनाव तो है ही, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है। कल्पना जी से ले लेते। कल्पना जी, जिस तरह से कल बैठक हुई जम्मू कश्मीर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक ली, आप कैसे देखती है? क्योंकि 370 हटने के बाद भी स्थिति ठीक नहीं हो पाई और 371 को लेकर अब चर्चा हो रही है। लगता है कल्पना जी से हमारा संपर्क टूट गया है। खैर, राकेश जी आपके पास ही आती हूँ मैं। दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते कि कल भोपाल में कार्य समिति की बड़ी बैठक हुई। बड़ी बैठक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 3 साल बाद इस बैठक का आयोजन किया गया और वीडी शर्मा की अध्यक्षता में भी ये पहली बैठक थी। कई घंटों तक चर्चा चली, राजनीतिक प्रस्ताव भी इस दौरान लाया गया, कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। देखिए, ये सांगठनिक गतिविधियां हैं हर पार्टी की और होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित और सांगठनिक रूप से बड़ी सक्रिय पार्टी है। उसमें ये कवायद कायदे से होती है, लेकिन इस बार सचमुच 3 साल बाद हुई है। देखा जाए तो मुझे लगता है 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, देखा, राकेश सिंह और नंद कुमार सिंह चौहान और अब वीडी शर्मा। दरअसल में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर अलग अलग राज्यों में जो कवायद हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, कर्नाटक की बात करें और मध्य प्रदेश की भी बात करें, हम मध्य प्रदेश तक ही सीमित रहें, तो हमें दिख रहा है कि सत्ता परिवर्तन यानी नेतृत्व परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन नहीं करना चाहिए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरे दावेदार हैं, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर हैं, नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके दल बदल की दम पर ये सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं कुछ अंदर खाने चल रहा है। आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले मुरलीधर राव आए थे, संघ की तरफ से बड़े पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने एक समीक्षा बैठक की। उसमें उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर बीजेपी पिछड़ क्यों रही है, कांग्रेस का ट्विटर हैंडल बहुत बाद में बना है और इस वक्त उसके फॉलोअर हमसे ज्यादा हैं, और ये सब हम सब लोग भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लगातार कांग्रेस बढ़त बना रही है। अगर फॉलोअर्स की संख्या के बारे में बात करें या ट्विटर पर जिस तरह से ट्रेंड कराने की गतिविधियां हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सतर्क रहती है। अगर देखा जाए तो इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में वे अभी से इस बात को अनुभव कर रहे हैं, इसे दर्ज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी आई है शासन प्रशासन में, कोरोना काल में। यद्यपि तारीफ कर दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तारीफ की, सामान्य औपचारिकता है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रदेश की सरकार की कार्य समिति में आलोचना नहीं करेगा। बिल्कुल, इस तरह के प्रस्ताव सम्मान में ही पारित होंगे, उसकी प्रशंसा में ही पारित होंगे, लेकिन पार्टी सक्रिय रहती है। तो 24 घंटे 7 दिन 8 पहर 365 दिन भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है, और किसी भी राजनीतिक दल को इसी तरह सक्रिय रहना चाहिए। कांग्रेस नहीं रहती है तो वो भुगत रही है, बिल्कुल, वो जिम्मेदार है इसके लिए। तो इस कार्य समिति की बैठक के जरिए संगठन को गतिशील करने की कोशिश की गई है। विधानसभा का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उस मोड में अभी स्थानीय निकायों के चुनाव होने, अगर कोरोना कंट्रोल में रहा तो हम और आप देखेंगे जल्दी सितंबर अक्टूबर तक हो सकता है नगरीय निकायों के चुनाव हो जाएं, तो पार्टी उसकी भी तैयारी में लगी है। लेकिन एक बड़ी बात इस दौरान ये निकलकर सामने है राकेश जी की प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने ये कहा है, एक तरह से चेतावनी इसको अगर समझे कि नेता लॉबिंग करना छोड़ दे वरना कुछ नहीं होगा। ये भी संदेश एक तरह से आला कमान ने दिया है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का किसी का कोई विकल्प अभी मध्य प्रदेश में नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह से नेतृत्व परिवर्तन करके एक झंझावात लाने की कोशिश राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं करेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व अभी सहमत नहीं है। इसकी 2 वजह और हैं। एक तो राष्ट्रीय नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह और संघ भी बिल्कुल उत्तर प्रदेश में उलझा हुआ है, और उत्तर प्रदेश में मामला कांटे का हो गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हिलाने की सारी कोशिशें
नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नाकाम रही हैं। बिल्कुल। वे जिन्हें अरविंद कुमार शर्मा, एक जो रिटायर्ड IAS है, मोदी जी के खास हैं, उन्हें डिप्टी CM बनाना चाहते थे। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। उत्तर प्रदेश में 16 उपाध्यक्ष हैं। तो एक तरह से मोदी शाह की मात हुई है वहां पर राजनीतिक। तो उत्तर प्रदेश में उलझे हुए हैं, तो हवन करते हाथ नहीं जलाना चाहता राष्ट्रीय नेतृत्व के मध्य प्रदेश में ऐसी कोई कवायद हो। और शिवराज सिंह के विकल्प के रूप में से इनमें से अभी कोई नहीं है। जनता में स्वीकार्यता का प्रश्न हो, विधायकों में स्वीकार्यता का प्रश्न हो, संगठन में पकड़ का प्रश्न हो, शिवराज सिंह चौहान फिलहाल अनपैरेलल है। परिवर्तन हो जाएगा, कोई और बन जाएगा CM, तो धीरे धीरे इतने साल शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं कि उनका कद बहुत बड़ा हो गया है। बिल्कुल। इस वक्त तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है बिल्कुल जो इतने साल मुख्यमंत्री रहा हो। खुद नरेंद्र मोदी गुजरात में 12 साल CM रहे थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। तो ये जो संदेश मुरलीधर राव ने दिया है, गुटबाजी बंद करें इत्यादि इत्यादि, तो इसको बिटवीन द लाइंस पढ़िए। नंबर 1, पार्टी और संगठन, राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में उसी तरह की गुटबाजी का शिकार हो रही है जैसे कांग्रेस में होती। कांग्रेस में आप सब जानते हैं, दिग्विजय सिंह, बिल्कुल, कमलनाथ, सुरेश पचौरी, जब सिंधिया थे तब सिंधिया गुट, राहुल सिंह, अरुण यादव, अनेकानेक गुट हैं। वैसा ही भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त है। तो उन्हें भी संदेश दिया गया है कि आप लोग ठीक से चलिए। लेकिन राकेश जी, सवाल ये उठता है कि इस तरह की स्थितियां क्यों बन रही है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब बीजेपी ज्वाइन की उसके बाद ही हम ये सारी चीजें सुन रहे हैं कि उनके समर्थकों को वो मिल रहा है जो वो मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के भी कई बड़े ऐसे नेता हैं जिनकी भी कई सारी मांगे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा विषय आपने रखा है प्रीशिता। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी कुछ ना कुछ तो बदला ही है पार्टी में। एक नया सत्ता केंद्र बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। बिल्कुल, अगर ग्वालियर चंबल की ही बात नहीं है, वे तो प्रदेश में सत्ता केंद्र के रूप में उभरे हैं। और वो जिस तरह की कवायद कर रहे हैं, संघ के नेताओं से लेकर संघ मुख्यालय भोपाल से लेकर संविदा से लेकर और वहां केशव कुंज दिल्ली तक, नागपुर में हेडगेवार भवन तक, सब जगह हाजिरी लगाया है। उनके सामने चुनौती ये है कि उन्हें अपने समर्थकों को सत्ता के केक में से हिस्सा दिलाना है। और अब उनके समर्थक बेचैन हो रहे हैं क्योंकि अब 1.25 साल करीब हो गया दल बदल किए हुए। मार्च में उन्होंने दल बदल किया था और सरकार बने हुए 1.25 साल होने जा रहा है। बिल्कुल। तो वे राज्यसभा में पहुंच गए। उनके समर्थक जो हार गए थे उपचुनाव में, उन्हें एडजस्ट कराना है। वे बहुत सारे समर्थक जो किसी पद पर नहीं थे, ना विधायक थे या कुछ और नहीं थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार में निगम मंडलों में कहीं ना कहीं समायोजित होने वाले थे, वे सब बेचैन हैं। लगातार ये दबाव सिंधिया पर है कि अपने समर्थकों को निगम मंडलों में नियुक्ति दिलाएं। संगठन में अभी जो कार्य समिति घोषित की VD शर्मा ने, उसमें काफी लोगों को जगह मिली है, लेकिन वो स्थायी आमंत्रित और विशेष आमंत्रित सदस्यों का कोई अर्थ नहीं होता। 200-250 लोगों के बीच में उनके नाम है। खुदबाजी और सत्ता की आकांक्षा में सिंधिया के अलावा भी लोग हैं। बिल्कुल, वे भी बेचैन हो गए कि वर्षों लग रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा भी सोच रहे हैं, मुझे बहुत साल हो गए गृह मंत्री के बाद अब मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है, श्यामला हिल्स का बंगला दिखाई दे रहा है, कैलाश विजयवर्गीय हैं। नरेंद्र सिंह तोमर बहुत ही ठंडी राजनीति करने वाले, बहुत धैर्यवान राजनेता है। वे केंद्र में हैं और बहुत महत्वपूर्ण विभाग है उनके पास, कृषि मंत्री है। तो अंदर खाने उनकी भी आकांक्षा होगी कि एक बार तो प्रदेश का मुख्यमंत्री बना जाए। केंद्र में मंत्री से प्रदेश का मुख्यमंत्री होना ज्यादा स्वायत्तता से काम करने के अधिकार दिलाता है, बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ये सब कवायदें महत्वाकांक्षा के कारण हो रही हैं। सबकी छुपी हुई महत्वाकांक्षाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं, लेकिन संगठन पानी डालता रहता है इस आग पर। लेकिन फिलहाल तो सिंधिया की भूमिका अहम नजर आ रही है। आगे क्या कुछ और निकलकर सामने आता है बीजेपी के अंदर खाने से, वो तो देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जो ये है कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है राज्यों को कि 31 जुलाई तक किसी भी तरह आपको रिजल्ट घोषित करने हैं। कैसे देखते हैं आप? अगर प्रदेश की हम बात करें तो पिछले 15-20 दिनों में इतनी बार बैठकें हो चुकी है रिजल्ट को लेकर, लेकिन फिर भी जो फॉर्मूला निकाला गया है कि किस फॉर्मूले के आधार पर रिजल्ट बनेंगे, वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। देखिए, देखा जाए तो समाज और शासन सबके सामने ही ये एक ऐतिहासिक चुनौती है। दुनिया ने कभी इस तरह जीवन को नहीं जिया। इस तरह 100 साल पहले प्लेग या जो ब्लैक डेथ वगैरह महामारियां आई थी, तब से दुनिया बहुत बदल चुकी है। आधुनिक युग है ये, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। और इस दौर में, इस समय में
कोरोना की महामारी के कारण जिस तरह से लॉकडाउन और पूरा देश, पूरा समाज ठहर गया है, अगर देखा जाए तो कुछ बीच के महीनों को छोड़ दें तो लगभग अब 1.5 साल, 1.25 साल होने जा रहा है। जनवरी से ही आमद हो गई थी, बिल्कुल। फरवरी मार्च में तो मौतें देखना शुरू कर चुके थे, लेकिन पिछले 12 महीने, 14 महीने ऐसे गुजरे हैं जिसमें सरकारों को भी समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। और इसमें विवशता है उनकी, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये युवा पीढ़ी, विद्यार्थी, छात्र छात्राएं हैं जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, जिनके कॉलेज स्कूल बंद हैं 1 साल से। तो ये जो ठहरा हुआ जीवन है, इसमें से रास्ता निकालने की चुनौती सरकारों के सामने है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट में, लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। तो ये किस तरह इनके रिजल्ट घोषित किए जाएं, फिर आगे कैसे प्रमोट हों, मेरिट लिस्ट कैसे बने, इसमें एक बड़ी समस्या है कि देखिए, अगर आप जनरल प्रमोशन करते हैं, सामान्य तौर पर सबको परीक्षा में पास घोषित कर देते हैं, जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का। बिल्कुल। जो मेधावी छात्र हैं, जिनकी अच्छी पढ़ाई होती है, जो टॉपर होते हैं या होने वाले होते हैं, वो फिर सब धान 22 पसेरी तुल जाता है, उनके लिए बड़ी समस्या है। इससे बड़ी समस्या ये है कि अगली जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा में जब उन्हें जाना है, बहुत सी जगह आज भी मेरिट के आधार पर एडमिशन होते हैं, बहुत सी जगह आपका आकलन आपके 12th के या 10th की मार्क्स के आधार पर होता है, और जीवन भर होता है। ये मेरिट हमेशा काउंट की जाती है, गिनती में आती है। बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला निकालने में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकारें सब लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आंध्र प्रदेश को लेकर भी आया, वहां 12वीं की परीक्षा पेपर रद्द कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर एक भी छात्र की मौत हुई तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, हम और आप तो साधारण पत्रकार हैं, हमारे पास भी कोई रास्ता ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है विशेषज्ञों की राय लेकर, जो शिक्षाविद होते हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, उनके साथ बात करके सरकार कोई रास्ता निकाले। और ये आपदा काल मानकर कि मानव इतिहास का सबसे संकटपूर्ण, सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त समय है, तो जो जीवन की सामान्यता और क्षेत्रों में प्रभावित हुई है, कामकाज, कल कारखाने, राजनीति, चिकित्सा, सब चीजें, तो शिक्षा भी उससे अछूती नहीं रह सकती। उसका दुष्प्रभाव इसे भी झेलना पड़ेगा। उसमें से जो बेहतर रास्ता सरकार और विशेषज्ञ निकालें, वो देश और समाज को बताएं, और कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। हमेशा के लिए इस पूरे शैक्षणिक सत्र को, पूरे शिक्षा के अभियान को, इस प्रक्रिया को स्थगित नहीं रखा जा सकता। ना कभी तो आपको शुरू करना ही पड़ेगा, बिल्कुल, वरना दशकों तक, अगले 100 साल तक ये शिक्षा जगत का गतिरोध देश को नुकसान पहुंचाएगा, भुगतना पड़ेगा। निश्चित। प्रदेश की बात करें राकेश जी, तो कल भी बैठक हुई थी स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर। जिस तरह से कोरोना की स्थिति हम सामान्य देख रहे हैं, वैक्सीनेशन भी लगातार हो रहा है, तो कल भी बैठक हुई कि हो सकता है कि अगस्त तक कॉलेज खुल जाए, लेकिन स्कूल पे अभी कोई फैसला नहीं आ पाया है। 28 जून को फैसला आएगा। लेकिन वहीं एक रिपोर्ट यहाँ पर भी छपी है कि लापरवाही की तो मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक पॉइंट हम सितंबर में देखेंगे। और वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो सरकार की ये उम्मीद है कि सितंबर के आखिरी तक हम प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो कई सारी बातें हैं, लेकिन जो एक निष्कर्ष निकलना चाहिए वो यहाँ निकल नहीं पा रहा है। ये बहुत चिंताजनक है प्रेषिता कि वैक्सीनेशन का जो अभियान है, ठीक है, हमने एक दिन रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन उसके आगे और पीछे के आंकड़े तो जरूर चिंताजनक हैं। उस पर विचार करना चाहिए। और हम तो समाज से भी हम ये अपील करते हैं, आपके जरिए आप भी करें, बिल्कुल, साधना न्यूज भी करता ही है कि सब लोग वैक्सीनेशन कराएं। आपके संपादक जी भी अपील करते हैं, हमने देखा है, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। तो मुझे लगता है कि सरकार और समाज सबकी जिम्मेदारी है कि यथा समय अधिकतम लोगों का टीकाकरण हो जाए। जिस खतरे की बात आप कर रहे हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है, तो केंद्र सरकार ने उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता का संक्रमण माना है। बिल्कुल। अगर अगस्त में आप कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं और सितंबर में अगर ये तीसरी लहर आने वाली है, जो कि विशेषज्ञ कह रहे हैं, सरकार खुद मान रही है, तो ये बहुत खतरनाक कदम होगा। स्कूल खासतौर से खुलने में जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, गार्डियन है, वो भी तो चिंता कर रहे हैं कि उनके बच्चे अगर स्कूल जाएं और कोई महामारी चपेट में उन्हें ले ले, तो जिंदगी की कीमत पर स्कूल भेजने अभी कोई तैयार नहीं है। कॉलेजों का भी यही होगा। इतनी बड़ी संख्या में कॉलेज में विद्यार्थी एक साथ जुटेंगे, सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में भीड़ बढ़ेगी। इतनी एहतियात इस वक्त भी हम देख रहे हैं, जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है,
बाजारों में जिस तरह की भीड़ है और गतिविधियां बढ़ रही हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है इस चिंता के लिए समाज और सरकार दोनों को चेतना पड़ेगा और ये तीसरी लहर ना आए। हम ईश्वर से, प्रकृति से यही विनती कर सकते हैं, क्योंकि अगर तीसरी लहर आई तो अब समाज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हम आर्थिक रूप से भीतर से टूट चुके हैं, हमारा समाज भीतर से पूरी तरह से कारोबारी तौर पर हम मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग और उससे भी नीचे जो कामकाजी श्रमिक वर्ग है, क्या हम कल्पना कर सकते हैं पिछले 14 महीने में कितने महीने कामकाज बंद रहा है? कल कारखाने बंद हैं, साधारण निर्माण कार्य बंद हैं, मजदूर बेरोजगार हैं, सब्जी के ठेले वालों से लेकर छोटे छोटे दुकानदार, परचून की दुकान तक सब महीनों महीनों तक दुकान बंद रख के कैसे जीवन यापन कर पा रहे होंगे, हम ये सोच भी नहीं सकते। और इससे अंततः देश की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। तो हमारे सामने इधर कुआं उधर खाई है, सब कुछ खोलते हैं तो महामारी की तीसरी दस्तक का खतरा, नहीं खोलते तो भीतर से समाज आर्थिक रूप से पूरी तरह खोखला हो चुका है, जीडीपी माइनस में चल रही है और अगली तिमाही की जो आकलन आ रहे हैं वो और खतरनाक है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है सरकार को अभी से कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि एक तो वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो जाए, जनता खुद चलकर पहुंचे। सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन ये इस युग में किसी को ये सब बताना पड़े कि टीकाकरण जरूरी है। हम अपने आसपास मरते हुए लोग देख रहे हैं, फिर भी अगर टीका नहीं लगवा रहे तो आप खुद जिम्मेदार हैं, समाज खुद जिम्मेदार हो। बिल्कुल लापरवाही नहीं बरती जाए, क्योंकि स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है और असमंजस में स्थिति है। निश्चित ही सरकार को कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी चाहिए, क्योंकि अगर तीसरी लहर आती है तो उससे फिर उभर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि बक्सवाहा में हीरा खदान को लेकर छपी है, पेड़ काटने को लेकर छपी है कि 1 लाख टन पेड़ ऐसे हैं जहां पर कार्बन संचय की क्षमता रखते हैं, मतलब जो लाभदायक पेड़ है उनकी भी कटाई होनी है। वही कल विश्वास सारंग का भी बयान आया था पेड़ काटने को लेकर बक्सवाहा में कि 3 गुना ज्यादा पेड़ लगाएंगे, लेकिन आप उनको कैसे व्यवस्था की जाएगी उन सब चीजों की? देखिए, बक्सवाहा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे जीवन से, हमारी सांसों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इतने लाख पेड़ जो काटे जाने वाले हैं, मंत्री जी कह रहे हैं 3 लाख पेड़ लगाएंगे या 3 गुने लगाएंगे। ये जो पेड़ अभी लगे हैं ये क्या 5-10 साल के हैं? बिल्कुल। इनमें ज्यादातर पेड़ों की आयु 50 साल, 70 साल, 100 साल होगी, इससे भी अधिक वाले हो सकते हैं वहां पे। अबूझ जंगल है, हमें नहीं पता कितने पुराने पेड़ हैं वो। तो क्या इन पेड़ों को काटकर जो दूसरे पेड़ लगाए जाएंगे वो हथेली पे सरसों की तरह उगाने की कोशिश है? कितने दिन में वे बड़े होंगे, कितने दिन में वे, आपने जैसा कि कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि सिर्फ कल्पना में है कि उसके नीचे हीरे होंगे और हीरे निकालना है। हीरे जिंदगी के लिए जरूरी है या पेड़ जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है? ये सरकार को सोचना चाहिए। और मुझे एक बयान और प्रशिता मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने एक अखबार से इंटरव्यू में कहा है कि जंगल की बात करने वाले, यानी बक्सवाहा के जंगल बचाने की जो बात कर रहे हैं वे वामपंथी हैं। अरे भाई, भारत के संविधान में वामपंथी होना कोई अपराध है क्या? और पेड़ों की बात कर, गनीमत उन्होंने ये नहीं कहा कि देशद्रोही है, लेकिन पेड़ों को बचाने की बात करने वाले सचेत नागरिक हैं, इसी समाज का हिस्सा है। और ज्यादातर मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें से कई नाम तो ऐसे हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं। वी डी शर्मा जी जिन्हें वामपंथी बता रहे हैं, बक्सवाहा आंदोलन को जो लोग ट्रेंड करा रहे थे ट्विटर पर और फेसबुक और सोशल मीडिया पर, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत निकट जुड़े हुए हैं। और मैं तो कह रहा हूं वे सब वामपंथी हैं, कांग्रेसी हैं, फिर भी क्या पेड़ों को बचाने की बात करना कोई अपराध है? आप क्या उसका विकल्प दे पा रहे हैं? क्या ये इसके हीरों के बिना जीवन नहीं चल सकता? नहीं मिलेंगे हीरे तो क्या हो जाएगा प्रदेश को या देश को? हमारे पास हीरे की और खदानें भी हैं। तो मुझे लगता है ये जंगल, ये पेड़ बचाए जाना ही चाहिए हर हालत में, और इसके लिए बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ जी। मुंबई में थाने के पास की एक आरो का जंगल क्षेत्र का नाम है, वो मेट्रो के यार्ड के लिए काटा जाना था। मुंबई मेट्रो को दे दिया गया था तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अभी पिछले महीने उद्धव ठाकरे की सरकार ने, जो भी गठबंधन की सरकार है, उसने वो पूरा प्रस्ताव निरस्त कर दिया, वो अलॉटमेंट निरस्त करके वो आरो का जंगल वन विभाग को वापस सौंप दिया है। अब वो जंगल नहीं कटेगा, जितना कट गया होगा कट गया हो। वहां तो रिजर्व फॉरेस्ट था, कई वहां पर ऐसे संरक्षित जीव जंतु रहते हैं, जानवर वहां रहते हैं। तो हमारी सरकार भी इस सौदे को रद्द कर सकती है,
नहीं चाहिए हीरे, हमें जंगल बचाना होंगे। बिल्कुल, निश्चित ही सरकार को सोचना चाहिए कि हीरे ज्यादा जरूरी है या पेड़ पौधे और ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। तो अखबारों की सुर्खियों में आज हमने तमाम सुर्खियों पर चर्चा की। कल जम्मू कश्मीर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की थी उस पर भी चर्चा की। वहीं 31 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को फटकार लगाई है कि बच्चों के रिजल्ट देना बहुत जरूरी है, उस पर भी चर्चा की। कार्य समिति की बैठक जो प्रदेश में हुई वो भी एक बड़ी सुर्खियां थी, उस पर भी हमने चर्चा की। और तमाम सुर्खियों पर हर रोज हम चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।